नाज़रीन, एक के बाद एक कदम दुनिया को आलमी जंग की तरफ धकेल रहा है। अभी बड़ी खबर रूस से यह सामने आ रही है कि एक लार्ज स्केल अटैक यूक्रेन के ऊपर होने जा रहा है और अमेरिका ने अपनी एम्बेसी यूक्रेन के अंदर बंद कर दिया। यह सबसे खतरनाक ये खबर है कि अमेरिका ने अपनी एम्बेसी यूक्रेन के अंदर बंद कर दिया और रशिया बहुत बड़ा अटैक करने जा रहा है। न्यूक्लियर अलर्ट जो है वो इस वक्त जारी किया गया है। न्यूक्लियर अलर्ट इस वक्त जारी किया गया है और अमेरिका के बाद फिर बाकी एम्बेसीज भी वहां पर बंद होना शुरू हो गई हैं। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के अंदर भरपूर लड़ाई जारी है और वहां पर 1000 इजरायली फौजी लेबनान जंग में, जमीनी जंग में जो फौज अंदर उतरी है लेबनान में, 1000 इजरायली फौजी जख्मी हो चुका है। अंदाजा करें 1000, ये अनबिलीवेबल नंबर्स हैं। हिजबुल्लाह पूरी तरह से परखच्चे उड़ा रही है और पूरी तरह से तरोड़ मरोड़ रही है, इसराइल को कमजोर कर रही है, अंदर से खोखला कर रही है और पूरी तरह से इसराइल को तबाह कर रही है। ऐसा तो बिल्कुल इसराइल ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। 1000 फौजी, ये बात करना आसान है लेकिन उनको हिट करना, और जब आपके पास फिजाइया भी नहीं है, आपने गोलियों और बंदूकों से उनको हिट करना है, तो ये बहुत बड़े नंबर्स हैं। वो जो फिजाई हम लोग के अंदर मारे जा रहे हैं अलोंग द बॉर्डर्स, वो इसमें शामिल नहीं है। ये सिर्फ वो नंबर्स हैं जो लेबनान के अंदर दाखिल होने वाले फौजी हैं। अच्छा, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास आज हो रहा है और गजा में जो इजरायली कमांडर्स हैं उनके मरने और जख्मी होने की इतलात इस वक्त सामने आ रही हैं। बहुत बड़ी बड़ी खबरें हमारे पास। अमेरिकी एम्पायर किस तरह से डिक्लाइन की तरफ जा रहा है और चाइना, ईरान, रशिया ये किस तरह से ग्रो कर रहे हैं और ये ग्लोबल ऑर्डर जिसके ऊपर इसराइल कायम है वो किस तरह से खत्म होता चला जा रहा है। इसराइल और ग्लोबल ऑर्डर दोनों यानी पैरेलल एक साथ ये खत्म हो रहे हैं। इस बारे में हम बात करेंगे। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, यूक्रेन से आगाज करते हैं। वैसे तो हिजबुल्लाह के हवाले से जो खबर आ रही है, जो ताज़ा तरीन स्टैट्स जारी हुए हैं 1000 फौजियों के हवाले से, वो भी बहुत बड़ी खबर है, लेकिन यूक्रेन से पहले शुरू कर लेते हैं जहां पर न्यूक्लियर अलर्ट इस वक्त जारी किया गया है। यूक्रेन जंग से खबर यह आ रही है कि रूस एक लार्ज स्केल अटैक करने जा रहा है और दुनिया में खलबली इसलिए मच गई है कि अमेरिका ने अपनी एम्बेसी बंद कर दी है और पिछले 48 घंटों में आप देखें कि बहुत कुछ बदल गया है। पिछले 48 घंटों में बाइडेन की जानिब से ये अप्रूवल हुआ बैलिस्टिक मिसाइलों के हवाले से। हालांकि यूक्रेन तो कई महीनों से डिमांड कर रहा था, बल्कि उनकी शुरू से ही ये डिमांड थी कि उनको ये मिसाइल दिए जाएं, तो बाइडेन ने जाते जाते ये अप्रूवल दिया। उसके बाद फिर 24 घंटों के अंदर अंदर यूक्रेन ने पहला अटैक भी कर दिया। गुज़श्ता रोज ये अटैक हुआ और आगे रूस से कोई खबर नहीं आई। रूस ने जो अपना डॉक्यूमेंट अपडेट किया उसके बाद इस अटैक के हवाले से उन्होंने कुछ नहीं बताया कि इसका जवाब वो किस तरह से देंगे। उनके डॉक्यूमेंट के मुताबिक तो बैलिस्टिक मिसाइल का जवाब न्यूक्लियर से दिया जाएगा, लेकिन बहरहाल जो है ना वहां से कोई खबर नहीं आई। अब खबर ये आ रही है कि एक लार्ज स्केल अटैक जो है वो यूक्रेन के ऊपर इस वक्त होने जा रहा है और खतरे की घंटी दुनिया में और यूरोप में खास तौर पर इसलिए ज्यादा बजी है कि जब अमेरिका ने कहा कि हम ये अपनी एम्बेसी बंद कर रहे हैं, क्योंकि आप देखें ना कि 2 साल ये जंग अब शुरू नहीं हो रही है, 2 साल से जंग जारी है और अमेरिकी एम्बेसी वहां पर रूटीन में काम कर रही है। आज ऐसा क्या होने जा रहा है कि अमेरिका को अपनी एम्बेसी वहां पर बंद करना पड़ गई है? क्या अमेरिका को यह लगता है कि यह हमला उनके ऊपर होने जा रहा है, या फिर उनको यह लगता है कि न्यूक्लियर अटैक हो सकता है जिसके नतीजे में जो शॉक वेव्स आएंगी या फिर जो तबाही आएगी तो उनकी एम्बेसी कौन सा बचेगी? तो या इसलिए उन्होंने किया है। 2 ही सूरतें हो सकती है ना, कि या तो बराह रास्त उनके ऊपर हमला होने जा रहा है या फिर न्यूक्लियर हमला होने जा रहा है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि एम्बेसीज तो होती ही कैपिटल के अंदर है, तो क्या कैपिटल के ऊपर फिर एक बहुत बड़ा हमला रूस करने जा रहा है? जरा कुछ हेडलाइंस देखिए। इस वक्त दुनिया में खलबली मची हुई है, खासकर मतलब देखिए रूस हमला कर रहा है, रूस तो पहले भी हमले कर रहा है, लेकिन अमेरिका की एम्बेसी बंद होने के बाद नजरें उधर लग गई हैं कि ये किस लेवल का हमला होने जा रहा है, क्योंकि कल रूस ने कहा कि वो न्यूक्लियर भी इस्तेमाल कर सकता है, तो फिर आज अमेरिका का ये इकदाम उठाना, इसलिए ज्यादा तवज्जो वहां पर गई है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, यूएस वार्न्स ऑफ अ बिग रशियन अटैक, शट्स डाउन एम्बेसी इन कीव, वर्ल्ड वॉर 3 अलर्ट, यूएस क्लोज इट्स कीव एम्बेसी, वार्निंग ऑफ सिग्निफिकेंट अटैक, न्यूयॉर्क टाइम रिपोर्ट कर रहा है। Embassy to be closed after receiving specific information about possible large scale attack. बकायदा इंफॉर्मेशन आई है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बाद अमेरिकी एम्बेसी वहां पर बंद की गई है। द गार्डियन, यूएस एम्बेसी इन यूक्रेन शट्स एमिड वार्निंग ऑफ पॉसिबल लार्ज स्केल अटैक। तो ये दुनिया के मीडिया की कुछ हेडलाइंस आपके सामने रखी हैं। इसके अलावा बाइडेन ने आज नया असले अप्रूव कर दिया यूक्रेन के लिए। एंटी पर्सोनल जो लैंड माइन्स है वो अप्रूव की गई हैं। रॉयटर क्या रिपोर्ट कर रहा है?
बाइडेन अप्रूव्ड सप्लाई ऑफ एंटी पर्सोनल लैंड माइंस टू यूक्रेन। तो ये बंदा जो है ये दुनिया को आलमी जंग की तरफ धकेल रहा है, जो कि रिजेक्टेड है, जो कि हारा हुआ है और इबरतनाक डिफीट इसको हुई है। अमेरिकी अवाम ने इसको रिजेक्ट कर दिया इस बंदे को, और कोई इसको पसंद नहीं कर रहा, दुनिया में कोई भी इसको पसंद, जो गजा में इसका कंडक्ट रहा है और खुद बाकी इसके डोमेस्टिक पॉलिसी, मतलब पूरी तरह से ये रिजेक्टेड आदमी। और ये रिजेक्टेड आदमी फैसले कर रहा है, फैसले किसके कर रहा है? पूरी ह्यूमैनिटी के फैसले वहां पर बैठा हुआ कर रहा है, ठीक है। तो एक अंदरूनी क्राइसिस भी वहां पर है, और ये बाइडेन जनाब मतलब कोई तुक नहीं बनती है। रूस से जीतेंगे सवाल ही पैदा नहीं होता, और रूस जो सबसे ज्यादा एटॉमिक बॉम्ब रखता है उनसे जीतेंगे, किस तरह से जीतेंगे, और वो भी 2 महीनों के अंदर। देखिए फर्क बुनियादी क्या है, या तो ट्रंप भी कहे ना कि हाँ हम जंग जारी रखेंगे, तो फिर एक तसलसल रहेगा पॉलिसी का, कुछ काम बाइडेन ने कर दिया, कुछ आकर ट्रंप कर देगा। लेकिन जब आपके पास हैं ही 2 महीने और लड़ाई रूस से हो रही है जिसके सामने यूक्रेन हार रहा है, तो उसको इस तरह के मिसाइल जो रूस का कुछ भी नहीं कर सकेंगे सिवाय प्रोवोकेशन के, तो फिर देने का मकसद क्या है? तो देने का मकसद तबाही है, उसके अलावा क्या है? और ये तमाम चीजें अमेरिका को किस तरह से मुकम्मल डिक्लाइन और उसके एम्पायर के खात्मे की तरफ लेकर जा रही हैं। वो अमेरिकी एम्पायर जिसके ऊपर इसराइल खड़ा हुआ है, इस वक्त इसराइल सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के दम के ऊपर कायम है, जितना वो रह गया है। आप जरा देखिए, मैं 2-3 बहुत बड़ी खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं कि सारी चीजें किस तरह से कनेक्ट कर रही हैं। ये जो इस वक्त आप सिनेरियो आप विटनेस कर रहे हैं दुनिया में, दुनिया के एक एक कोने में होने वाले वाकयात एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ना मिडिल ईस्ट पैसिफिक से डिसकनेक्टेड है, ना मिडिल ईस्ट यूक्रेन से डिसकनेक्टेड है, ना मिडिल ईस्ट जो जनूबी अमेरिका है उससे डिसकनेक्टेड है, ये सारे कनेक्टेड हैं। कल ईरान के डिफेंस मिनिस्टर एक गैर मामूली दौरे पर कहां पहुंचे? जनूबी अमेरिका में पहुंचे ना, वेनेजुएला का दौरा किया हाई लेवल डेलीगेशन के साथ। तो ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं। इस वक्त दुनिया के मामलात इस तरह से हो रहे हैं। अब जरा G20 के हवाले से क्या खबर सामने आ रही है, बड़ी दिलचस्प खबर वहां से आई है। G20 की अहम तरीन जो समिट है वो ब्राजील के अंदर हुई, और चीनी सदर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और मैक्रोन और जर्मन चांसलर और अमेरिकी सदर सारे वहां पर मौजूद थे। वहां पर हुआ नाज़रीन क्या है कि बाइडेन के बगैर ही जो एक फोटो आती है, ग्रुप फोटो, वो उतर गई। G20 की बाइडेन के बगैर ही तस्वीर उतर गई, और वहां पर दरमियान में चाइना के प्रेसिडेंट खड़े हुए हैं, फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद हैं, और जर्मन चांसलर भी हैं, मैक्रोन भी हैं, सारी दुनिया यानी G20 के जो सारे मालिक हैं वो खड़े होकर तस्वीर बनवा रहे हैं। दरमियान में चाइना के प्रेसिडेंट खड़े हैं, और दुनिया को फिक्र ही नहीं है। हालांकि मैक्रोन भी खड़े हैं, चांसलर भी खड़े हैं, यूरोपीय कंट्री सारे उसमें जो भी हैं, और बाकी अमेरिका के बड़े बड़े इत्तेहादी भी मजीद उसमें शामिल हैं, लेकिन उनको फिक्र ही नहीं है। वो खड़े होकर आराम से तस्वीर बना रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है कि बाइडेन इसमें है या नहीं है। और इवन लीडरान को तो छोड़ें, जो मैनेजमेंट है वो भी ये रुकवा नहीं, क्योंकि बाइडेन जो था ना वो लेट था 4-5 मिनट, 4-5 मिनट अमेरिकी सदर लेट था, और वो तस्वीर उतर गई। वो जो सारे ऑर्गेनाइजर होते हैं, मतलब उन्होंने भी नहीं रोका 4-5 मिनट, और तस्वीर उतर कर वो लीडरान उस स्टेज से उतर कर दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो बाइडेन साहब पहुंचे वहां पर, और वो तस्वीर मतलब उतर चुकी थी। G20 की तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिकी सदर के बगैर तस्वीर उतर जाए। ये आज तक तारीख के अंदर नहीं हुआ, आज हो रहा है। दुनिया को फिक्र ही नहीं है कि अच्छा अमेरिकी सदर नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो चाइना के सदर तो है ना। तो ये छोटी चीजें नहीं हैं, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। ऐसे ही होता है ना कि दुनिया अपनी करवट ले रही है, दुनिया बदल रही है। वगरना होता था कि अमेरिकी सदर आएंगे, तो अब अमेरिकी सदर को पूछ ही नहीं रहा कि वो नहीं है, तो दुनिया को फर्क नहीं पड़ रहा, और दुनिया आगे बढ़ रही है इस वक्त। फिर आप दूसरी बात देखिए, चाइना की एंट्री हुई है जनूबी अमेरिका के अंदर, ठीक है। अमेरिकी एम्पायर का जो पहला पिलर था ना, जहां से अमेरिकी एम्पायर का आगाज हुआ, यानी अमेरिका एक कंट्री था और बेसिकली तो पहले कॉलोनी था, कॉलोनी से फिर उसने आजादी हासिल की, और फिर आजादी के बाद यानी एक मुल्क बनने के बाद उसके एम्पायर का सिलसिला शुरू होता है, और यह ऑलमोस्ट 200 साल पहले से शुरू होता है। तो वो जो एम्पायर बनने का सिलसिला था, पहला इकदाम अमेरिका ने क्या उठाया अपना एम्पायर बनने के लिए। और कोई भी एम्पायर के रास्ते के ऊपर जब चलती है कोई नेशन, तो पहला इकदाम क्या उठाती है? उसका एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता है कि उसके नेबरहुड के अंदर कोई नहीं आएगा। यानी अमेरिका ने जो पहला इकदाम टुवर्ड इट्स एम्पायर था वो ये था कि जो जनूबी अमेरिका के मुल्क हैं, यहां पर यूरोपियंस आकर कॉलोनीज बना रहे थे, तो अमेरिका ने पहला ये कहा कि यहां पर अब कोई कॉलोनी नहीं बनेगी, यहां से दुनिया की कोई कौम आकर यहां पर कब्जा नहीं करेगी।
जनूबी अमेरिका में, यानी एक नॉर्थ अमेरिका है जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, फिर कनाडा, ये नॉर्थ अमेरिका में आता है जो बरआज़म अमेरिका है। जो साउथ अमेरिका है उसमें ये सारे ये ब्राज़ील, कोलंबिया, अर्जेंटाइन, ये सारे मालिक हैं। फिर लैटिन अमेरिका में मजीद आ जाते हैं बाकी मैक्सिको और ये वो सारे। तो अमेरिका ने कहा यहां पर कोई नहीं आएगा, और 200 साल वहां पर फिर कोई नहीं आया। यूरोपियंस दुनिया के इस यानी इधर बड़े सगीर वाली साइड के ऊपर और मिडिल ईस्ट इस तरफ आए हैं, ईस्ट की तरफ आए हैं, वो अपने वेस्ट यानी उनके वेस्ट में अमेरिका ना, तो उसकी तरफ वो नहीं गए। 200 साल हो चुके, कोई दुनिया की नेशन वहां पर नहीं गई। लेकिन अब चीन ने एक भी पटाखा फोड़े, चीनी सदर ने एंट्री कर ली है कहां पर, जनूबी अमेरिका में। जनूबी अमेरिका में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। पहली बंदरगाह चीन खोलने जा रहा है पेरो के अंदर, और $4 बिलियन की वहां पर इन्वेस्टमेंट है। ओवरऑल हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट जनूबी अमेरिका में इस वक्त चीन ने की है। तो मतलब अमेरिका का जो पहला पिलर था वही चैलेंज कर दिया है चीन ने, और इतनी समझदारी के साथ किया है कि एक भी पटाखा चलाए बगैर। तो इकोनॉमी कौन कंट्रोल कर रहा है? चीन कंट्रोल, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इनका पैसा जंगों में बर्बाद हो रहा है, और चीन ये सारा कुछ करता चला जा रहा है। उनके जना नेबर के अंदर आकर बैठ गया। फिर अगली बात सुनिए, ये जो अभी करने जा रहे हैं ना कि इमिग्रेंट्स को निकालेंगे, इमिग्रेंट्स वहां से निकल कर किधर आएंगे? वो वापस जनूबी अमेरिका में आएंगे। तो अमेरिका के जो खिलाफ जो सेंटिमेंट है वो और बढ़ेगा। चाइना यहां पर आ चुका है, तो वहां से वो निकाल कर जनूबी अमेरिका में भेजेंगे ना, वही लैंड कनेक्टेड है, यहीं से तो सारी इमिग्रेशन होती है, तो फिर वो भी तो एंटी अमेरिका ही मामला जाएंगे। तो इसलिए अमेरिका जंगों में घुसकर अपनी इकॉनमी तबाह कर रहा है। इकोनॉमी तबाह कर रहा है तो डोमेस्टिक इश्यूज हो रहे हैं। अब वो डोमेस्टिक इश्यूज को हल करने के लिए दोबारा उसके असरात ग्लोबल लेवल के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें अमेरिका के खिलाफ जा रही हैं, और ये जो हरकतें इस वक्त बाइडन ने शुरू कर दी हैं और जो पिछले 14 महीनों हमने गजा की जंग के अंदर देखी हैं, ये वो फाइनल इख्तिताम है, यानी एक डिक्लाइन शुरू हो चुका है, लेकिन ये उनके डिक्लाइन को तेज करती चली जा रही हैं। अगर अमेरिका ने यह ना किया होता तो ना दुनिया चीन के करीब होती, ना रूस के साथ खड़ी होती, ना ब्रिक्स बनती, ना इनका इमेज तबाह होता, ना ये इतने कमज़ोर होते, ना इनकी ये इकॉनमी इतनी कमज़ोर होती। लेकिन वो सारी चीज़ें इनके खिलाफ हो रही हैं। और अब इसके अलावा एक और चीज़ आप देखिए, अभी चाइना ने, जो ताज़ा तरीन खबर आ रही है, चाइना ने कनेक्ट किया है रूस के साथ एक नया गैस रूट। ये कजाकिस्तान से होकर एक नया गैस रूट जो है वो चाइना के साथ कनेक्ट कर लिया है। रूस अब सस्ती गैस देगा चीन को। तो आप यहां पर देखिए, जो यूरोपियन इंडस्ट्री है उनको एक तो सप्लाई लाइन के अंदर मसला आ रहा है और महंगी एनर्जी मिल रही है। जब महंगी एनर्जी मिल रही है तो उनकी इंडस्ट्री बराह रास्त मुतासर हो रही है। अगर ये चीज, ये प्रोडक्ट उनकी 10 रुपए में बन रही थी तो अब वो 20 में बन रही है। इसके मुकाबले में यही प्रोडक्ट जो चीन 10 रुपए में बना रहा था अब 8 और 7 रुपए में बना रहा है, क्योंकि उनको जो एनर्जी पहले जिन रेट के ऊपर मिल रही थी उससे भी कम रेट के ऊपर मजीद सस्ती एनर्जी उनको मिल रही है। अगर चलें आप उससे नीचे नहीं भी आते तो 10 के ऊपर मेंटेन तो चाइना कर रहा है, वैसे वो और भी नीचे जा चुका है, उनकी प्रोडक्ट्स और भी सस्ती हो चुकी हैं। तो ये प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल थी और आप और हम खरीदते थे यूरोपियंस की 10 रुपए की, अब ये यूरोपियंस की हो गई है 20 रुपए की, और जो चाइना दे रहा है वो 10 रुपए की दे रहा है। तो आप मतलब सारी दुनिया शिफ्ट हो गई है। चाइनीज सबसे ज्यादा अब चाइनीज गाड़ियां बिक रही हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी और उनकी प्रोडक्ट्स, एक एक चीज के अंदर चाइना रिप्लेस कर रहा है यूरोपियन इंडस्ट्री को। और अगली बात सुनिए, इवन जो जापान और साउथ कोरिया है वो भी मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी सप्लाई जो आती है मिडिल ईस्ट से, मिडिल ईस्ट के अंदर एक अलग लेवल की जंग जारी है, और जंगों की वजह से जो ऑयल प्राइसेस हैं वो बढ़ी हैं। ठीक है, ओवरऑल जंगों की वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं, लेकिन चीन को फायदा यह है कि वो ईरान से भी सस्ती एनर्जी खरीद रहा है और रूस से भी सस्ती एनर्जी खरीद रहा है बाकियों के मुकाबले में। उसको तो जंगों से एक तरह से फायदा हुआ है कि उसको सस्ती एनर्जी मिल रही है। तो चीन तमाम मार्केट को इस वक्त कैप्चर कर रहा है, उनकी गाड़ियां, उनकी बाकी प्रोडक्ट्स, और जो टेक्नोलॉजी की इनोवेशन है, सबसे तेज तरीन जंगी जो पैसेंजर तैयार है वो उन्होंने बनाया, इस तरह की बहुत सारी इनोवेशंस वो कर रहे हैं। तो ये वो फाइनल डिक्लाइन, ये मैंने थोड़ा सा बड़े पर्दे में आपको समझाने की कोशिश की है। अब इसका बराह रास्त ताल्लुक इजराइल के क़याम के साथ है, इजराइल की बका के साथ है, क्योंकि चीन बराह रास्त मिडल ईस्ट में इन्वॉल्व हो चुका है, ईरान के साथ, रेजिस्टेंस के साथ। अब ये बातें खुलकर आ चुकी है कि चीन और रूस खुलकर रेजिस्टेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, और ओवरऑल जो ग्लोबल ऑर्डर जिसके ऊपर इजराइल कायम है वो इस वक्त पूरी तरह से चैलेंज हो रहा है। फिर आप देखिए कि जो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी मुलाकात हुई चीन के
صدر کے ساتھ 2018 کے بعد یہ پہلی کسی برطانوی وزیر اعظم اور چینی صدر کے ساتھ یہ پہلی ملاقات تھی. اس ملاقات کے اندر برطانیہ کے وزیر اعظم نے ہیومن رائٹس کے اوپر لیکچر دینے کی کوشش کی. ٹھیک ہے کہ یہ ایسا نہیں, ہمیں بڑی تشویش ہے کہ جو چین میں ہیومن رائٹس کا ہو رہا ہے. آگے سے پھر چین نے بھرپور جواب دیا. تو اب خبر یوکے سے یہ آ رہی ہے کہ وہ آرمز امبارگو لگانے کے اوپر اس وقت پریشر ہے شدید برطانوی حکومت کے اوپر کہ اسرائیل کے اوپر آرمز امبارگو لگایا جائے, کیونکہ جو ان کی ساخت ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے. لیکن وہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ ریلیشنز ڈسٹرب ہو سکتے ہیں, کیونکہ امریکہ کی وجہ سے برطانیہ سارا سپورٹ کر رہا ہے. تو لیکن شدید پریشر ہے. اب وہ کس منہ کے ساتھ جا کر دنیا کو ہیومن رائٹس کا لیکچر دیں؟ اب چین کو انہوں نے کہا ہے, چینی صدر کو, کہ ہمیں بڑا ہیومن رائٹس. تو پھر چین نے بھرپور جواب دیا ہے کہ جو کچھ غزہ میں آپ کر رہے ہیں اور جو باقی, تو کچھ بچا نہیں ہے ان کے پاس. ان کی ٹیکنالوجی ریپلیس ہو رہی ہے, ان کی اکانومی ریپلیس ہو رہی ہے. انڈیا 4th لارجسٹ اکانومی بن چکا ہے. سارا تیل روس سے انڈیا خرید رہا ہے اور پھر آگے یورپ کو بیچ رہا ہے, وہی سستا تیل جو ان کو مل رہا تھا ڈائریکٹ روس سے. تو انڈیا 4th لارجسٹ اکانومی بن چکا ہے. تو نئی پاورز ایمرج ہو رہی ہیں, ان کی اکانومی ریپلیس ہو رہی ہے, ان کی مارکیٹس ریپلیس ہو رہی ہیں, اور جو ملٹری پاور ہوتی ہے وہ اکانومی کے اوپر کھڑی ہوتی ہے. امریکہ سب سے بڑی ملٹری پاور کیوں ہے؟ کیونکہ ان کی اکانومی سب سے بڑی ہے. ان کا ملٹری بجٹ $1 ٹریلین تک اب جا پہنچا, جو کہ دنیا میں کسی کا بھی نہیں ہے. لیکن وہ اس کے کام نہیں آ رہا. وہ کس طرح سے کہ وہ اپ گریڈ نہیں کر پا رہا. چین کا جو $300-350 بلین ہے وہ سارا انویسٹ ہو رہا ہے اپنی فوج کے اوپر, اپ گریڈ کرتے چلے جا رہے ہیں. ان کا تو مینٹین رکھنے کے لیے زیادہ استعمال ہو رہا ہے. جنگوں کے اندر $182 یہ یوکرین کو دے چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جو بڑے پردے کے اوپر ہو رہے ہیں. اور دیکھیں امپائر ایک دن میں ختم نہیں ہوتے, لیکن جو سینیریو اس وقت بن گیا ہے, اور خاص کر غزہ کی جنگ کا سب سے اس میں کلیدی کردار ہے. اگر غزہ والا یہ معاملہ نہ ہوتا تو پھر اتنی جلدی امریکی امپائر کو یہ دھچکا نہ لگتا. تو یہ امریکی امپائر کا جو ڈکلائن ہے اس کو تیز کر رہی ہے یہ سارا. تو اس میں اسرائیل کی حالت آپ دیکھیے, آلریڈی آن گراؤنڈ ہارا ہوا اسرائیل. جب دنیا کی یہ ڈائنامکس بدل رہے ہیں, امریکی پاور چیلنج ہو رہی ہے, تو اسرائیل کے لیے مشکلات اور بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ان کے سروائیول کے اوپر سوالات جو ہیں وہ اور بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جب خود یورپین گورنمنٹس مجبور ہو رہی ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ اب کس طرح چلا جائے, یعنی وہ ہیومن رائٹس کی بات اب کس طرح کر سکتے ہیں. کی نا انہوں نے چین کے ساتھ, تو بھرپور ان کو آگے سے جواب ملا. کوئی لیجیٹیمیسی بچی نہیں ہے کہ یورپینز ہے وہ آ کر دنیا میں کسی کو اب ہیومن رائٹس کا لیکچر دیں. تو غزہ سب کے سامنے ہے کہ وہاں پر انہوں نے کیا کیا ہے. ایون خود یورپ کے لوگ اپنی گورنمنٹس کو ان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں کہ آپ کی کیا موریلٹی اس وقت بچی ہے. اب ناظرین آگے چلتے ہیں. تو حزب اللہ کے حوالے سے جو تازہ ترین خبریں سامنے آ رہی ہیں, حزب اللہ ایک ایسی جنگ لڑ رہی ہے اسرائیل کے ساتھ جو آج تک تاریخ میں نہیں لڑی گئی. یہ ایسا فیصلہ کن مارکا ہے جو فلسطین کی آزادی, مڈل ایسٹ کا پاور بیلنس اور اسلامی دنیا کی جو گلوری ہے اس حوالے سے عام ترین یہ فیصلہ کرے گی. بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. 1000 اسرائیلی فوجی, 1000+ اسرائیلی فوجی لیبنان کی جنگ کے اندر اس وقت زخمی ہو چکا ہے. اتنی زیادہ ان کے زخمی اور ہلاکتیں جو ہیں وہ 2006 کی جنگ کے اندر نہیں ہوئے تھے. 2006 کی جنگ کے اندر اتنے نہیں ہوئے تھے, اور اب جنگ جاری ہے اور کیجوالٹیز ایکسیڈ کر گئی ہیں. 1000 نام لینا آسان ہوتا ہے, اور وہ اسرائیل جہاں پر ایک مطلب دیکھیں ایک فوجی ہر ملک کے لیے میٹر کرتا ہے, اور اسرائیل کی تو آلریڈی فوج تتر بتر ہو چکی ہے. تو 1000 اسرائیلی فوجی اور بغیر فضائیہ کے, ظاہری بات ہے گولیوں سے ہٹ کیا ہوگا نا, ایکسپلوسیو ڈیوائسز کے ساتھ ہٹ کیا ہوگا, ایسے لڑ رہی ہے نا حزب اللہ. تو یہ انبلیویبل نمبرز ہیں, اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل تیزی کے ساتھ اپنے انجام کو بڑھ رہا ہے. جو فضائی حملے ہو رہے ہیں along دی بارڈرز, گیدرنگز, ڈیپ انسائیڈ حملے بیسز کے اوپر, ملٹری سائٹس کے اوپر, وہ الگ تعداد ہے. یہ صرف ان فوجیوں کی ہم بات کر رہے ہیں جو لیبنان کے اندر داخل ہوئے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ تباہی ہے مکمل. وہاں پر وہ جو جا رہے ہیں 2 قدموں کے اوپر, وہ صحیح سلامت نہیں آ رہے. اب اس کا ایک ثبوت دیکھیے. ابھی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ جو ناردرن کمانڈ ہے وہ شدید تنقید کر رہی ہے نتنیاہو کے اوپر کہ وہ فل فور جنگ بند کروائے لیبنان میں, وگرنہ کچھ بھی باقی نہیں بچے گا. پہلے یہ خبر دیکھیے. آفیشیل اسرائیلی سورسز, 1000 Israeli soldiers injured since the beginning of the ground operation in the southern Lebanon. اس کے علاوہ sources in the northern command criticize the Israeli army's operations and demand that the general staff stop the incursions. فل فور یہ آپریشن رکوایا جائے, یہی ہمارے لیے بہتر ہے. اور یہ ناردرن کمانڈ ہے, یہ میٹر کرتا ہے. ایک سدرن کمانڈ ہے, ایک ناردرن کمانڈ ہے. جو لیبنان کے ساتھ جنگ چل رہی ہے اس کو سارا مینج ناردرن کمانڈ کر رہی ہے, اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جنگ فل فور روکنی چاہیے, یہ آپریشن فل فور روکنا چاہیے. تو اب یہ وہ فتح ہے
کہ جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی ہے، تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ اترنے والے اب کہہ رہے ہیں کہ فی الفور یہ جنگ رکنی چاہیے. تو نتنیاہو اپنے اسی ایروگنس کے اندر ابھی بھی قائم ہے، ٹھیک ہے نا. باقی پوری ملٹری کی ان کی حالت آپ دیکھ لیں، جنہوں نے جنگ لڑنی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن نتنیاہو کی وہی ایروگنس والی. اور اب سب کو اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ وہ اپنے پولیٹیکل مقصد کے لیے جنگ کو بڑھا رہا ہے، کیونکہ جس دن جنگ رکی اگلے دن نتنیاہو جیل میں ہوگا اور اس سے اگلے دن تختہ دار پر ہوگا. بہرحال کب تک چلائے گا اسرائیل کو یہ جو بڑھتی ہوئی جنگ ہے یہ اس کے مکمل خاتمے کی طرف لے کر جا رہی ہے. یہ فرق ہے. اگر جنگ رک جاتی، ٹھیک ہے، اور تو یہاں پر اسرائیل کا سروائیول ممکن تھا، لیکن جو جنگ آگے بڑھ رہی ہے، فوج ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اکانومی تباہ ہو رہی ہے، اسرائیل کمزور پڑ رہا ہے، تو کمپلیٹ ڈیفیٹ یہاں پر اس کی طرف بیسیکلی اسرائیل بڑھ رہا ہے. یہ ہم بات پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. اب ذرا دیکھیے، جہاں سے اسرائیلی فورسز وڈرا کرتی ہیں جن ولیجز سے، ان سے حزب اللہ زیادہ حملے کرتی ہے، کیونکہ یہ جہاں سے وڈرا کرتے ہیں وہاں سے کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے یہ علاقہ فتح کر لیا ہے. Sources in the northern region, Hezbollah elements are firing from the villages from which the Israeli army has withdrawn. یہ واپس جا کر کہتے ہیں ہم نے اس علاقے پر فتح کر لیا، وہاں سے حزب اللہ کو ختم کر دیا. حزب اللہ اس علاقے سے ڈبل فائرنگ کرتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ ان کو ہم نے بیسیکلی بھگایا، یہ کوئی فتح کر کے یہاں سے نہیں گئے. پھر ناظرین کیا ہوا ہے کہ ابھی 3 ڈرونز حائفہ میں داخل ہوئے ہیں اور وہاں پر صورتحال کیا ہے. Monitored 3 drones that penetrated the airspace and maneuvered freely. وہ حائفہ میں آزادانہ گھوم رہے ہیں اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے. یہ ہیوملیشن ہے اسرائیل کی. پھر آپ دیکھیے کہ ایک ڈرون داخل ہوا ایک اور جگہ کے اوپر اور لاکھوں اسرائیلیوں کو شیلٹرز کے اندر جانا پڑا ایک ڈرون کی وجہ سے. We saw again a single drone over a period of more than 20 minutes sent tens of thousands of residents into shelters and we also saw the difficulty of intercepting this drone. ایک ڈرون انٹرسیپٹ نہیں ہو سکا اور لاکھوں اسرائیلیوں کو شیلٹرز کے اندر جانا پڑا. یہ ایک ڈرون کی پاور ہے حزب اللہ کے. اس کے علاوہ میزائل ڈائریکٹلی ہٹ اے بلڈنگ آفٹر بیراج آف راکٹ واز لانچ فرام لیبنان. بلڈنگز اس وقت براہ راست ہٹ ہوئی ہیں. ذرا دیکھیے غزہ میں کیا ہوا ہے. اسرائیلی سولجرز اور کمانڈر کے حوالے سے خبر آ رہی ہے. این اسرائیلی سولجر فرام دا کفیر بریگیڈ واز کلڈ ڈیورنگ اے بیٹل ان دا ناردرن غزہ اسٹرپ. روزانہ غزہ سے ہلاکتیں ان کی رپورٹ ہو رہی ہیں. دا ڈیڈ سولجر فرام دا کفیر بریگیڈ along with the commander of the 90th Battalion was seriously wounded during a close range clash with Palestinians on the outskirts of Jabalia. جبالیہ جہاں پر سب زیادہ بمباری ہوئی ہے. ایک فوجی مارا گیا ہے، 7 کمانڈر اور مزید فوجی شدید زخمی ہیں. سیریسلی انجرڈ. سیریسلی جب انجرڈ یہ کہتے ہیں تو وہ پھر اس کے مرنے کی بھی اطلاعات آ جاتی ہیں. یہ جبالیہ میں تو ہر جگہ سے ان کی ہلاکتوں کی خبریں آ رہی ہیں اور یہ نمبرز اب بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس اس وقت بلایا گیا ہے. UN Security Council to vote on draft resolution for Gaza ceasefire today. تو دیکھتے ہیں کہ یہاں سے کیا خبر سامنے آتی ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ بھی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.